एपिसोड 65। कैसी हो चांद बानो? जूलियट की नर्म आवाज सुनकर ऊन और सलाइयों में उलझी चांद बानो की उंगलियां रुक गईं और उसने सर उठाकर जूली की तरफ फकत एक मुस्कुराहट से उसके सवाल का जवाब दिया और खुद पूछने लगी, 2-3 दिन से आप नजर नहीं आ रही थी। नसीब दुश्मनान, मिजाज तो अच्छे हैं ना? मैं अपने वालिद की ख्वाहिश पर उनके साथ लाहौर गई थी। वहां मेरे वालिद की बीमार फूफी उनके एक दोस्त के यहाँ मुकीम थी। वालिद साहब को यहाँ कराची में एक अच्छी कोठी मिल गई है। वो अपनी फुप्पी जान को लाहौर से इस कोठी में मुंतकिल करना चाहते थे, इसीलिए मुझे अपने साथ ले गए थे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। वालिद की फुप्पी यानी मेरी दादी इस हद तक अलील हैं कि बिस्तर से हिल भी नहीं सकती, इसलिए उन्हें यहाँ मुंतकिल करने में हमें खासी मुश्किल पेश आई। जूलियट ने उसके करीब बैठते हुए कहा, कादिर शाह वाले वाक़े के बाद उसकी चांद बानो से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो रोज़ाना बतौर ख़ास उससे एक बार मिलकर उसकी खैर खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करती थी। पसे पर्दा ये मकसद भी कारफरमा था कि कादिर शाह को इल्म रहे कि चांद बानो बिल्कुल बेआसरा नहीं है, इसलिए वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश ना करे। लाहौर जाकर भी उसे चांद बानो की फ़िक्र रही थी, लेकिन असदुल्ला की ख्वाहिश टालना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। फिर यह खदशा भी था कि उसके इनकार की सूरत में उन्हें गुमान होता कि वो उनकी फूफी नुदरत जहां के लिए दिल में किसी किस्म की कदूरत रखती है। हालांकि सच ये था कि उसने उन समेत हवेली के हर उस फर्द को माफ कर दिया था जिसने जोसफीन और खुद उसकी दिल आजारी की थी। मर जाने वालों के लिए दिल में कदूरत रखकर कुछ हासिल भी नहीं था और नुदरत जहां तो मुर्दों से भी बदतर हालत में जिंदा थी। जूली उनसे मिली तो कितनी देर तक उनका हाथ थामे रोती रही। उन्हें देखकर उसे जिंदगी की बेसबाती का शिद्दत से एहसास हुआ था। हुस्न, जवानी, दौलत, इज्जत, मर्तबा, मकाम, कोई भी शायद पायदार नहीं है और इंसान ऐसा नादान कि इन फानी चीज़ों पर अकड़ता और गुरूर करता फिरता है। नुदरत जहां ने भी अपने हर जुल्म, ज़्यादती और गुरूर की सज़ा पा ली थी और शदीद जिस्मानी व जहनी अजियत से गुजर रही थी। जूली उनकी हालत पर रंजीदा आंसू बहाती रही। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने उनकी आंखों में निदामत और पशेमानी की तहरीर देखी थी और उसे यूं लगा था कि वो आंखों की जुबान में ही उससे माफ़ी मांग रही हो। वो इतनी सख्त दिल नहीं थी कि उन्हें माफ़ नहीं करती। उसने उनके हाथों और माथे पर बोसे देकर उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और लाहौर से कराची तक के सफ़र में भी उनका भरपूर ख्याल रखा था। इस बार सफ़र के लिए असदुल्ला ने हवाई जहाज़ का इंतखाब किया था, इसलिए वक्त की खासी बचत हो गई थी और कराची आकर भी जूलियट को कुछ दिन का हिस्सा और पूरी रात उनके साथ ठहरने का मौका मिला था। नुदरत जहां की हालत के पेश नज़र असदुल्ला पहले एक नर्स का इंतजाम कर चुके थे, इसलिए आज सुबह कैंप आते हुए उसे ये परेशानी लाहक नहीं थी कि उसके पीछे कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं होगा। हाँ, उसने ये ज़रूर तय कर लिया था कि अब वो दिन रात कैंप में गुजारने के बजाय शाम को वापस चली जाया करेगी कि उसके अपने ख़ानदान के बचे कुछ अफराद को भी उसकी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। मादी वसाइल के एतबार से वो लोग अब भी खुशकिस्मत थे और हैदराबाद जैसी शान और शौकत ना सही, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल था। जो कुछ उन्होंने खो दिया था उसके बाद मादी आसाइशात की इतनी अहमियत रही भी नहीं थी और वो उन आसाइशात के मुकाबले में जज्बाती सहारे के मोहताज थे। जूलियट ने उन्हें यह सहारा देने का फैसला कर लिया था। सरवत बेग का खानदान भी उसके साथ था। ख़वातीन मुस्तकिल नुदरत जहां की मिजाज पुरसी करती रहती थीं और सरवत बेग सफ़ीउल्लाह को गम व मायूसी के खोल से निकालने के लिए कोशा रहते थे। असदुल्लाह ने अलबत्ता खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था और नई जिंदगी को जारी और सारी रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गए थे। जूलियट के मिल जाने से उनके अंदर एक नई तवानाई और वलवला पैदा हो गया था और वो गमों के दरमियान भी मुस्कुराने लगे थे। अल्लाह ताला आपकी दादी को शिफाए कामिला अता फरमाए। हम भी नमाज में उनके लिए दुआ करेंगे, चांद बानो ने आहिस्ता से कहा। हिजरत के बाद से उसमें यह तब्दीली आई थी कि उसने पाबंदी से नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी और अल्लाह से लौ लगा ली थी। तुम्हारे खुलूस के लिए शुक्रिया। ये बताओ, मेरे पीछे कादिर शाह ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? उस जैसे लोग इतनी आसानी से पीछा कब छोड़ते हैं? अब उसने बरह रास्त हमें तंग करना छोड़कर दूसरा तरीका इख्तियार किया है और कैंप में हमारे खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है। वो हर एक को बताता फिरता है कि हम एक तवाइफजादी हैं और इस कैंप में भी अपना धंधा जारी रखे हुए हैं। लोगों के रवैयों को तो आप जानती हैं। इंसान के मौजूदा आफालो अमाल को नज़रअंदाज करके उसे माजी के आईने में ही देखते रहते हैं और तवाइफ तो हमारे माशरे का वो किरदार है जिसकी ज़ात में सबके लिए कशिश भी होती है और उसे लान तान भी की जाती है। यहाँ भी जो बदतनीयत है वो हमें तंग करते और गुनाह की तरगीब देते रहते हैं और जो नेकोकार हैं वो हमारे खिलाफ हो गए हैं और चाहते हैं कि हमें इस कैंप से निकाल दिया जाए। जूलियट को यह सब कुछ जानकर शदीद दुख हुआ और कादिर शाह पर गुस्सा भी आया कि उसकी तनबीह के बावजूद उसने चांद बानो की जान नहीं छोड़ी थी। शायद वो चाहता था कि वो यहाँ से निकाली जाए और फिर वो उसे आसानी से काबू कर ले। ऐसे लोग इतने ही चालाक और मक्कार होते हैं। उसे एहसास हुआ कि चांद बानो यहाँ रही तो किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगी
اور وہ مختصر عرصے کی شناسائی میں ہی اس کے لیے اپنے دل میں ایسے نرم جذبات محسوس کرنے لگی تھی کہ اسے کوئی نقصان اٹھاتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سو فوراً ایک فیصلے پر پہنچ گئی اور چاند بانو سے بولی، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو چاند بانو، میرا گھر بہت بڑا ہے، تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ ہم آپ کے گھر؟ ہاں تم۔ ہم آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ شریفوں کے گھر میں بھلا طوائف ذاتی کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ آپ کے والد کو اعتراض ہوگا۔ میرے والد ایک انسان دوست اور ہمدرد انسان ہیں، انہیں تمہارے اپنے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہم تمہیں اپنے گھر رکھ کر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ انسان کا انسان پر حق ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ میں بتاؤں تمہیں، جب میں پاکستان پہنچی تو بالکل تنہا و بے آسرا تھی۔ پھر ایک نیک اور ہمدرد خاتون آصفہ علی نے اور ان کے خاندان نے مجھے سہارا دیا۔ خوش قسمتی سے میری اپنے والد سے ملاقات ہو گئی اور میں ایک بار پھر اپنے خاندان کا حصہ بن گئی۔ لیکن مجھ پر انسان کا قرض تو باقی ہے نا، تمہیں اپنے گھر پناہ دے کر میں وہی قرض اتارنا چاہتی ہوں۔ اس نے چاند بانو کو سمجھایا۔ حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسے زندگی میں جن چند لوگوں نے متاثر کیا تھا ان میں بیگم آصفہ علی کا کردار خاصا ممتاز تھا۔ اسد اللہ کے ساتھ لاہور جانے پر اس نے وقت کی قلت کے باوجود بیگم آصفہ سے ملاقات کی تھی اور اسے ان کے گھر جا کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ایک تو وہ سب تھے ہی اتنے محبت کرنے والے مخلص لوگ کہ ان سے ملنا اچھا لگتا تھا، دوسرے وہ انجلی کے حوالے سے بھی بہت خوش ہو کر وہاں سے واپس لوٹی تھی۔ انجلی بھی چند ہی دنوں میں بیگم آصفہ علی کی شخصیت کے اسیر ہو گئی تھی اور اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ وہ بھوپال جا کر اپنے ننیالی رشتہ داروں کو تلاش کرنے کے بجائے انہی کے گھر میں رہنے کو ترجیح دے گی۔ اس کے اس فیصلے میں یقیناً عاکف کی محنت کا بھی دخل تھا، لیکن فی الحال انجلی نے اس حوالے سے کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ خود بیگم آصفہ نے ہی جولیٹ کو بتایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ انجلی کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اگر اسے اسلامی تعلیمات نے متاثر کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اسے اپنی بہو بنانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انجلی کو تعلیم و ہنر سے لیس کر کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ عاکف اور انجلی کے تعلق کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے بغیر انجلی کو ہمیشہ اپنے گھر میں یوں رکھنا پیچیدگیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر انجلی مسلمان ہو کر عاکف کی زوجیت میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ وہ اسے حق دیں گی کہ وہ اپنی پسند کے مطابق زندگی کا ساتھی منتخب کر لے۔ فیصلے کی گھڑی آنے سے قبل وہ اسے اس لائق بنانا چاہتی تھی کہ وہ کسی مجبوری کے عالم میں اپنے لیے زندگی کی راہیں مقرر نہ کرے۔ جولیٹ ان کی سوچ سے متاثر ہوئی تھی اور اب خود چاند بانو کا سہارا بننا چاہتی تھی تاکہ اسے بھی وہ زندگی جینے کا موقع مل سکے جس کی وہ اپنے دل میں تمنا رکھتی ہے۔ اگر ہمیں آپ کے گھر میں کشادہ دلی سے قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر بھلا ہمیں وہاں رہنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو بس ایک سائبان چاہیے جہاں ہم عزت سے اپنی زندگی کے دن پورے کر سکیں۔ ہماری زندگی میں اب محبت، خدمت اور عبادت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ محبت اور عبادت ہم اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں اور خدمت اس لیے کہ اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر سکیں۔ سنا ہے ہمارے رب کو اپنے بندوں کی خدمت کرنا بڑا پسند ہے۔ یہاں کیمپ میں رہ کر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں رہ کر بھی تو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی دادی جان کی خدمت بھی ضرور کریں گے۔ چاند بانو کے لہجے میں ممنونیت ہی ممنونیت تھی۔ اصل میں وہ بہت پریشان تھی کہ اگر قادر شاہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ گناہ کی زندگی گزارنا اسے گوارا نہیں تھا اور دنیا اسے عزت سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جولیٹ کی پیشکش اس کے لیے آسمانی مدد تھی جسے قبول کرنے میں اس نے بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بس تو پھر تم تیار رہنا، شام کو گھر جاتے ہوئے میں واپس تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ جولیٹ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی کہ ایک آواز نے اس کو چونکا دیا۔ ایسا لگا کہ کوئی برتن بڑی زور سے زمین پر پھینکا گیا ہو۔ پھر فوراً ہی مغلظات بکنے کی آوازیں آنے لگی۔ آواز بہت واضح نہیں تھی، پھر بھی جولیٹ کو شناسائی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ غور کر ہی رہی تھی کہ ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ ساری آوازیں چاند بانو کے برابر والے خیمے سے آ رہی تھیں۔ جولیٹ نے سوالیہ نظروں سے چاند بانو کو دیکھا۔ 2 دن سے یہی تماشا ہو رہا ہے۔ کسی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی ہیں۔ بھائی کے دونوں پیر اور ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، بیچارہ سارا وقت بستر پر پڑا رہتا ہے۔ بہن رات کو کہیں چلی جاتی ہے اور صبح واپس آتی ہے تو بھائی کی غیرت رڑکنے لگتی ہے۔ بہن کو گالیاں بکنے کے ساتھ ساتھ جو ہاتھ میں آتا ہے پھینک کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاند بانو نے دکھی لب و لہجے میں اسے بتایا تو وہ خود بھی افسردہ ہو گئی۔ اللہ کرے تو مر جائے، یہاں سے نکلے تو کوئی بس تجھے کچل ڈالے۔ تو ہمیشہ کے لیے کہیں دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیوں روز میری روح کو چرکے لگانے کے لیے واپس آ جاتی ہے؟ اب شاید کوئی شخص کے دسترس میں نہیں رہی تھی جو وہ عورتوں کی طرح کوسنے اور بددعائیں دینے پر اتر آیا۔ اس بار جولی کو اس کی آواز سن کر جیسے کوئی کوڑا سا لگا۔ وہ تڑپ کر بے ساختہ ہی برابر والے خیمے کی طرف بڑھی۔ آپ کے لیے واپس آتی ہوں، میں واپس نہ ہوں تو کوئی آپ کے حلق میں 2 لقمے کھانا اور پانی ڈالنے والا تک نہ ہو۔ اپنا جسم دوزخ میں جلاتی ہوں
तो आपके लिए दवाई और कुछ फल लेकर आती हूँ, और आप हैं कि रोज हंगामा खड़ा कर देते हैं। सिसकियां लेती लड़की भाई को उसके कोसनों का जवाब दे रही थी। किसने कहा तुझसे सब करने के लिए? मर जाने दे मुझे भूखा। बल्कि ऐसा कर, कहीं से मुझे थोड़ा सा जहर ला दे। मैं वो जहर खा लूंगा तो तेरी और मेरी दोनों की जान इस अजाब से छूट जाएगी। आवाज से जाहिर था कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। माजूरी का अजाब सहता एक इज्जतदार भाई अपनी बहन को पेशा करते देखकर डिप्रेशन में मुब्तला ना होता तो क्या होता? कैसे भूखा मरने दूं मैं आपको? हम बहनों को तो अम्मा ने शुरू से अपने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला भी इकलौते भाई को खिलाकर खुश रहने की तरबियत दी थी। इस बार लड़की का लहजा जहरखंद हो गया। जूली से मजीद बर्दाश्त न हुआ और वो पर्दा उठाकर खैमे में दाखिल हो गई। उसकी पहली नजर जमीन पर घुटनों के बल अपना माथा थामकर बैठी लड़की पर पड़ी। लड़की के करीबी जमीन पर एक स्टील का ग्लास पड़ा था जो यकीनन उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ग्लास के किनारे ने लड़की के माथे पर छोटा सा कट लगा दिया और वो हाथ रखे वहां से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश करते हुए आंसू बहा रही थी। लड़की से हटकर उसकी नजरें चारपाई पर लेटे शख्स पर जा टिकी। कौन था वो? मटियाली रंगत, बड़ी हुई शेफ, मैल भरी सी आंखें और सर के गंदे और उलझे बालों में वो शख्स कौन था? वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो कभी इस शख्स को ऐसी बेबसी और ऐसी बेकसी की हालत में देखेगी। वो भी आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरत के आलम में उसे देख रहा था। आखिर बड़ी मुश्किल से उसके होंठों ने जुम्बिश की और वो लड़खड़ाती जुबान में बोला, जूली, तुम यहाँ कैसे आरिफ, और वो भी इस हाल में? वो लपक कर उसके करीब पहुंची। बिस्तर पर लेटे बेबस नहीफ व नज़ार आरिफ को देखकर उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि इस शख्स ने उसके साथ क्या किया था, और मोहब्बत का दावा रखने के बावजूद उसकी कश्ती भंवर में फंसी देखकर उसे हालात के बेरहम थपेड़े खाने के लिए सबसे पहले छोड़कर भाग गया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया जूली, मेरा पूरा खानदान लुट गया। अब्बा की दुकान पर किसी ने आग लगा दी और वो भी उसी आग में जलकर मर गए। उनके बाद अम्मा वहां रहने पर राजी ना हुई और पाकिस्तान आने की रट लगा दी। मैं चारों बहनों और अम्मा के साथ पाकिस्तान आने के लिए ट्रेन में सवार हुआ तो उस पर बलवाइयों ने हमला कर दिया। अम्मा, जाहिदा और आबिदा ने मेरी आंखों के सामने जाने दे दी। उनको बचाने के लिए मैं क्या कर पाता कि मैं तो खुद अनगिनत जख्म खाकर अपने ही खून में लथपथ पड़ा था। शाहिदा को बलवाई मेरी नज़रों के सामने उठाकर ले गए और मैं अपनी जगह पड़ा से सकता रहा। उससे छोटी माजिदा ने सीट के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई और बाद में यही मेरे मुर्दा तन को घसीटती रही। हाथ बलवाइयों ने काट दिया था। पैरों को जख्म खराब हो जाने की वजह से बाद में अस्पताल वालों ने काट डाला और अब मैं बिस्तर पर पड़ा बेबसी और बेगैरती की जिंदगी गुजार रहा हूँ। आरिफ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन आंसुओं में शर्मिंदगी और कर्ब दोनों शामिल था। वो जिसने कभी जूली को इस वजह से छोड़ दिया था कि उसका दामन दागदार हो गया था, अब तकदीर का अजब वार सह रहा था। मरने वालों पर तो आदमी एक दफा फिर सब्र कर लेता है, लेकिन ये तो उसके लिए अजियत का पहाड़ था कि उसकी एक बहन को बलवाई ले गए थे और दूसरी अपनी रातें कहीं बाहर गुजारी थी। हौसले से काम लो आरिफ, किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। अब तुम्हें आगे के हालात से निमटने के लिए खुद को संभालना होगा। मैं अब किसी को क्या संभालूंगा? किसी तरह सांसों का सिलसिला मुनक़ता हो जाए तो मेरी जान इस दिन रात के अजाब से छूटे। उसके लहजे में शदीद तलखी और मायूसी थी। घरेलू नाचाकियों और माशी मसाइल की वजह से उसका मिजाज पहले ही जरा टेढ़ा था और अब इतने बड़े हादसात से गुजर कर तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहा था। मैं तुमसे फिर बात करूंगी। माजिदा के माथे से खून बह रहा है, पहले इसकी मरहम पट्टी करवा के लाती हूँ। आरिफ की बातें और उसका हाल जूलियट का अपना दिल हरा कर गया था और फिलहाल उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि वो किन अल्फाज में आरिफ को तसल्ली दे, इसलिए उसने वहां से हट जाना मुनासिब समझा। माजिदा को भी हकीकतन मरहम पट्टी की जरूरत थी। वो अब तक हथेली से अपना जख्म दबाए हुए थी। तुम मेरे साथ आओ माजिदा। उसने आरिफ के पास से हटकर माजिदा के शाने पर हाथ रखा तो उसने मैकान के अंदाज में उसके साथ जाने के लिए कदम उठाए। जूलियट। वो दोनों अभी खैमे के खारजी हिस्से में ही थी कि पीछे से आरिफ ने पुकारा। जूली ने पलट कर देखा। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों और लहजे में गहरी शर्मिंदगी थी। जूली ने एक नजर उसके वजूद पर डाली। अपनी मर्जी से हरकत करने से कासिर, लागर, बीमार जिस्म के मालिक उस शख्स के पास अब रहा ही क्या था कि उससे उसकी बेवफाई का शिकवा किया जाता या उसके लिए अपने दिल में कोई कदूरत रखी जाती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूं आरिफ, मेरे हवाले से अपने दिल पर कोई बोझ मत डालो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होगी। आरिफ को जवाब देने के बाद वो माजिदा का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई और अपनी निगरानी में एक नर्स से उसकी बैंडेज करवाने के बाद उसे अपने साथ अपने आर्जी दफ्तर में ले आई। वहां उसके साथ 2-3 लोग और भी काम करते थे, लेकिन फिलहाल कोई वहां मौजूद ना था। उसने माजिदा के लिए जूस मंगवाया। आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको पहचान चुकी हूँ। आरिफ भाई हम बहनों से अक्सर आपका जिक्र करते थे।
बल्कि वो तो आपकी इतनी तारीफें करते थे कि हमें लगता था दुनिया में आपसे बढ़कर कोई अच्छी लड़की मौजूद ही नहीं है। फिर पता नहीं क्या हुआ, भाई बहुत चुप चुप रहने लगे। उन्होंने बम्बई वाली जॉब छोड़कर कलकत्ते में नौकरी कर ली। छुट्टी पर घर आते तब भी आपका जिक्र नहीं करते। सच्ची बात है, हमें खुद भी इस बात का ज्यादा ख्याल नहीं था। हम अपने मसाइल में उलझे रहते थे। अब्बा की तल्ख मिजाजी, अम्मा के आंसू, बहनों की शादी के मसाइल, ये सब बातें उस वक्त इतनी बड़ी लगती थी कि लगता था दुनिया में हमसे बढ़कर दुखी और मुसीबत ज़्यादा और कोई नहीं है। अब्बा की दर्दनाक मौत के बाद हिजरत के अजाब से गुजरे तो हकीकी मानों में जाना कि दुख और मसाइब क्या होते हैं। माँ बाप और बहनों को हमेशा के लिए खो देने वाली एक तनहा लड़की को अपने इकलौते भाई की जिंदगी बचाने के लिए किन किन अजाबों से गुजरना पड़ा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती। अस्पताल में मेरे जैसे दुखी बहुत लोग थे। वहाँ रोजाना ना जाने कितनी ही अमवात होती थी। भाई की हालत बहुत खराब थी और इलाज के लिए कोई ढंग का इंतजाम ही नहीं था। वो जख्मों से तड़पते और अस्पताल वाले दर्द की चंद गोलियों और मामूली मरहम पट्टी से बहलाते रहते। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तुम्हारे भाई का ढंग का इलाज मुमकिन नहीं है। भाई का इलाज करवाना चाहती हो तो रकम का इंतजाम करो। मैं रकम कहाँ से लाती? हम तो वैसे सफेद पोश लोग थे, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी साथ लेकर चले थे, वो भी बलवाइयों ने रास्ते में लूट ली। मैं बेबसी से आंसू बहाती अपने इकलौते भाई को मौत के मुंह में जाता देखती रही। मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे और कई कई वक्त के फाके के बाद कहीं से इमदाद में आया हुआ खाना खाने को मिलता तो भाई के इलाज के लिए रकम कहाँ से लाती? फिर वहीं किसी ने जिस्म फरोशी की राह दिखा दी। भाई की जिंदगी बचाने के जुनून में मैंने हराम को भी अपने लिए हलाल जाना और खुद को जहन्नुम में झोंक दिया। लेकिन मुझसे फैसला करने में देर हो गई। भाई के जख्म खराब हो गए। डॉक्टरों को उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। खर्चा तो बहरहाल इसमें भी आया और मैं अपना तन बेच बेच कर इंतजाम करती रही। भाई को मैंने यही बताया कि रात को आराम करने के लिए कैंप चली जाती हूँ, लेकिन किसी बदफितरत ने उन्हें सच्चाई बता दी और अब वो दिन रात कुड़ते और मुझे गालियां देते रहते हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद भी उन्हें अच्छी ग़िज़ा और दवाओं की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ कैंप में कोई इंतज़ाम नहीं है और मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ रहा है जो उनकी गैरत को गवारा नहीं है। वो नहीं समझते कि खाली गैरत से पेट नहीं भरता, ना इलाज होता है और ना ही तन ढांपने को कपड़ा मिलता है। माजदा का लबो लहजा तल्ख हो गया। ये वाकई नहायत दुख की बात थी कि हालात ने एक इज्जतदार घराने की लड़की को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया था और उसने हालात के आगे हथियार डालकर खुद को ऐसी जिंदगी के हवाले कर दिया था जो किसी भी गैरतमंद भाई को गवारा नहीं हो सकती थी। आरिफ घरेलू हालात और नाचाकियों से दिल बर्दाश्ता रहता था, लेकिन उसकी सोच का महवर और मरकज बहरहाल उसका घर ही था। उसे अपने घर वालों से मोहब्बत थी और वो चाहता था कि उसकी चारों बहनों की मुनासिब घरों में शादियां हो जाएं। 3 मामूली शक्ल सूरत की मालिक बड़ी बेटियां, उनके लिए रिश्तों का भी ज्यादा मसला था, लेकिन माजिदा की अच्छी शक्ल सूरत की वजह से उम्मीद थी कि माजिदा को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन अच्छी शक्ल सूरत ही माजिदा के लिए वबाल बन गई और बद नजरों में आकर वो गलत राहों पर चल निकली थी। तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की है माजिदा? तालीम? शुरू की 2-3 जमातों तक ही मुझे स्कूल जाना नसीब हुआ। फिर तंग हालात की वजह से अम्मा ने घर बिठा लिया कि लड़की जात को स्कूल भेजकर क्या फायदा, कौन सा इससे कोई नौकरी करवानी है। हाँ, बेटे को उन्होंने हर हाल में पढ़वाया कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा तो घर के हालात बदल जाएंगे और वो बेटियों को अच्छा जहेज देकर उनके घरों में रुखसत कर सकेंगी। पर अम्मा के ख्वाब ख्वाब ही रहे। भाई की नौकरी इतनी शानदार नहीं थी कि घर में कोई बड़ी तब्दीली आ पाती। अम्मा फिर भी पूरी उम्मीद थी कि भाई वक्त के साथ तरक्की कर लेंगे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ना अम्मा रही और ना उनके ख्वाब। बस मैं हूँ जो उनके लाडले के नीम मुर्दा वजूद का बोझ भी ढोती हूँ और उनकी गालियाँ और मारपीट भी सहती हूँ। उसके लफ्ज़ में कड़वाहट थी। जूलियट को अंदाजा हुआ कि अच्छी तरबियत से महरूम माजिदा जिंदगी की इस आजमाइश के लिए नहायत नामौजू थी और उसके गलत रविश इख्तियार करने के पीछे हालात के जबर के अलावा उसकी शख्सियत की कजी का भी दखल था। तालीम नहीं है तो कोई ना कोई हुनर तो आता होगा, स्वेटर बुनना, कपड़े सीना या फिर कोई और हुनर जिसके जरिए तुम्हारी आमदनी का बंदोबस्त किया जा सके। मैं घर में सबसे छोटी थी और सारे काम अम्मा और बड़ी बहनें करके दे दिया करती थी, इसलिए मैंने कभी दिल लगाकर कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इन कामों से कितनी आमदनी होती है, मैं दिन रात अपनी आंखें फोड़ूंगी ना तो भी मुश्किल से पेट भर सकेगा। उसने बेनियाजी से कहा, तुम हिम्मत करके काम तो शुरू करो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई मुनासिब वजीफा मुकर्रर करा दूं। ठीक है, मैं सोचूंगी, अभी मैं चलती हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ख्याल किया। माजिदा ने बेदिली से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो बात टाल कर जा रही है और मेहनत कशी की जिंदगी गुजारने का कोई इरादा नहीं रखती। माजिदा चली गई तो जूलियट सोचती रही कि वो आरिफ के लिए क्या कर सकती है। बेशक आरिफ ने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन
इंसानियत का तकाजा था कि वो किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर करे। मदद का तरीका फिलहाल उसे सुझाई नहीं दे रहा था। चांदबानो की तरह वो उसे असदुल्ला की कोठी में ले जाकर नहीं रख सकती थी। ना तो वो माजी में आरिफ से अपना ताल्लुक की नौयत को असदुल्ला के सामने लाना चाहती थी और ना ही इस ताल्लुक के टूटने की वजह बयान कर सकती थी। आरिफ की जो जहनी हालत थी उससे कोई बईद ना था कि वह असदुल्ला को अगला पिछला सब सुना डाले। उसे आरिफ के लिए जो कुछ करना था अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखकर करना था। इसलिए कोई भी जज्बाती फैसला करने से कबल उसने थोड़ा सा गौर ख़ोस कर लेना ही मुनासिब समझा और सर झटक कर अपने फ़राइज़ के अंजामदेही की तरफ मुतवज्जो हो गई। कैथराइन की खूबसूरत आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी थी। वो दिल्ली के हवाई अड्डे पर फारूक के रूबरू खड़ी थी और उसका छोटा सा सफरी बैग उसके कदमों के पास रखा था। सत्तार भाई ने अपना वादा पूरा करते हुए फौरी तौर पर उसकी रवानगी का इंतजाम कर दिया था। हालात अब भी ठीक नहीं थे। रेलगाड़ियों को निशाना बनाने के साथ साथ हवाई अड्डे का रुख करने वाले मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए कैथी और फारूक ने अभी तक अपना हिंदुओं वाला हुलिया तब्दील नहीं किया था। हालात को काबू में करने के लिए कई दिनों से शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन अब कर्फ्यू में वक्फे के औकात बढ़ा दिए गए थे। इस वक्फे में ही फारूक टैक्सी में कैथी को हवाई अड्डे छोड़ने आया था। उसने बड़ी मुश्किल से कैथी को पाकिस्तान चले जाने पर कायल किया था। कैथी के लिए हिंदुस्तान छोड़ना मसला नहीं था, लेकिन वो फारूक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फारूक ने बड़ी मुश्किल से उसको कायल किया था कि वो यहाँ रहकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उल्टा उसे हर वक्त फिक्र रहेगी कि कहीं कैथी को कुछ ना हो जाए। वो पुलिस की हिरासत से फरार हुई थी और किसी भी वक्त दोबारा घेरे में आ सकती थी। इसलिए उसका जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना ही मुनासिब था। कैथी ने इस शर्त पर आमादगी जाहिर की थी कि वो भी अपना काम पूरा करके पहली फुर्सत में पाकिस्तान आ जाएगा। सत्तार भाई ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ये इंतजाम कर दिया था कि कैथी पाकिस्तान पहुंचे तो उसकी मुलाजमत अस्पताल में हो जाए। सत्तार भाई बड़े बड़े सेठों और सियासतदानों के लिए काम करता रहा था और उसके हिंदू और मुसलमान सब तरह के लोगों से गहरे ताल्लुकात थे। इसलिए इन मखदूश हालात में भी उसने सारे इंतजाम करवा दिए थे। वही बाद में फारूक और कैथी के दरमियान राब्ते का जरिया भी बनता। जल्द पाकिस्तान आने की कोशिश करना फारूक भाई, मैं बहुत शिद्दत से आपकी राह देखूंगी। कैथी ने फारूक का चेहरा नजरों में समोते हुए गिलोगिल लहजे में कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बहन कि तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। अपना खानदान में पहले ही छोड़ चुका हूं। वो जो रगे जहाँ हैं उसके लिए मेरी जात बेमाने हैं और दादा और गोलू के बाद बम्बई में भी मेरे लिए कोई कशिश नहीं रह गई। ऐसे में देखा जाए तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिससे कोई रिश्ता रह गया है। तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? बस मुझे मेरे हिस्से का कर्ज अदा करने दो। ये कर्ज उतारने के बाद अगर मैं सलामत रहा तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मरने की बातें क्यों करते हैं? गॉड आपको बहुत लंबी जिंदगी देगा। जिंदगी है ही बड़ी बेभरोसा शय का नाम। देखा नहीं कैसे दादा और गोलू अचानक हमें छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि तुम बदतरीन हालात के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखो। अभी तुम बहुत कम उम्र हो, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है और जिंदगी किसी के बगैर रुकने वाली चीज़ का नाम नहीं है। इसे किसी न किसी तौर जारी रहना होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए अच्छी जिंदगी का इंतखाब करो। तुम्हारे घर हो, अच्छा सा जीवन साथी हो और प्यारे प्यारे बच्चे हों। उसकी बातें सुनकर कैथी थोड़ा सा शर्माई, फिर बोली, इस सब के लिए भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी। मेरे सरपरस्त अब आप ही हैं और मैं आपकी सरपरस्ती में ही अपने लिए कोई राह मुंतखब करना पसंद करूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। देखते हैं आगे नसीब में क्या लिखा है। मुझे गॉड पर पूरा ट्रस्ट है, उसने हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कायम रखे। वो उसे गुड बाय कहते हुए रुखसत हो गई। फारूक देर तक हाथ हिलाता रहा। कैथी के चले जाने से वो खुद को काफी मुतमईन और आज़ाद महसूस कर रहा था। मोहब्बत करने वालों का साथ और कुर्ब हर एक को प्यारा होता है, लेकिन जब बात अपने प्यारों की सलामती पर आ जाए तो पहली तरजीह सलामती ही होती है। कैथी भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसने बहुत मुश्किल हालात में उसका साथ दिया था, लेकिन अब उसकी बकैसी में थी कि वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो टैक्सी लेकर सीधा सत्तार भाई के ठिकाने पर पहुंचा। आओ फारूक मियाँ, यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा था। कहो, खैरियत से रुखसत कराए बहन को? जी हाँ, आपकी मेहरबानी से वो बखैर आफियत यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई है। आप बताइए मेरे दूसरे काम का क्या हुआ? मैं ताखिर से बचना चाहता हूँ। मेरी अपनी पोजीशन ऐसी है कि ज़रा सी भिनक मिलने पर भी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मैं अपना काम पूरा किए बगैर कहीं नहीं फंसना चाहता। हम तुम्हें फंसने भी नहीं देंगे, इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो। रही तुम्हारे काम की बात, तो वो मेरा अपना भी काम है। रब्बन के कातिलों को उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर खुद मुझे भी सुकून नहीं मिल सकता। मेरे आदमी हुक्म की तामील के लिए निकले हुए हैं। कुछ ही देर में तुम्हें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। सत्तार भाई ने उसे इत्मीनान दिलाया और फिर सामने धरी चाय की प्याली की तरफ इशारा किया। गुफ्तगू के दौरान ही एक आदमी चाय पेश करके गया था, लेकिन फारूक ने ध्यान नहीं दिया था। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी।
ستار بھائی کے گرگے نے کال ریسیو کرنے کے بعد احترام سے چونکا ان کی طرف بڑھا دیا۔ فاروق نے محسوس کیا کہ ستار بھائی کے اڈے پر جدید سہولیات کا استعمال زیادہ تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ستار بھائی نے بااثر شخصیات سے خوب بنا کر رکھی ہوئی تھی اور یقیناً ان کے ایسے کام بھی انجام دے دیتا تھا جنہیں انجام دینا ربن کی اصول پسند طبیعت کو گوارا نہیں تھا۔ ربن تھا بھی ذرا قدامت پسند آدمی، جبھی تو بارودی اسلحہ خریدنے کے باوجود کبھی اس کے استعمال کا سوچا نہیں تھا۔ اس کے نزدیک چاقو کے استعمال میں جس ہنرمندی اور فنکاری کا اظہار ہوتا تھا، پستول، بندوق یا ریوالور کے استعمال میں وہ بات نہیں آتی تھی۔ اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، تم لوگ پوری طرح ہوشیار رہنا، ستار نے کہا اور پھر چونگا واپس اپنے گرگے کو دے کر فاروق سے بولا، چلو استاد چلتے ہیں، میرے آدمیوں نے اپنا کام کر دیا ہے، پولیس کی ایک جیپ اب ہمارے قبضے میں ہے اور میرے آدمیوں نے اسے خالی گودام میں کھڑا کر رکھا ہے، موٹر میں بیٹھ کر ہم 10 منٹ میں اس گودام تک پہنچ جائیں گے۔ فاروق پرجوش ہو گیا۔ کرفیو میں نرمی کے اوقات ختم ہو جانے سے قبل وہ لوگ مذکورہ گودام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک فلور مل کا گودام تھا جو کچھ عرصے قبل بند ہو گئی تھی۔ گودام میں اب بھی گندم کی چند بوریاں رکھی تھیں اور ہر طرف گرد و غبار تھا۔ ستار بھائی کے ایک آدمی نے 3-4 پولیس یونیفارم نکال کر دکھائے۔ فاروق نے ان میں سے اپنے نام کا یونیفارم نکال کر اپنے لباس پر ہی پہن لیا۔ باقی کے 3 یونیفارمز ستار بھائی کے آدمیوں نے چڑھا لیے۔ دیکھو خیرو، فاروق استاد کے حکم پر جان بھی دے دینی ہے، پر آج ناکام واپس نہیں آنا۔ ان کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ستار بھائی نے اپنے آدمی کو مخاطب کیا، آپ فکر نہ کریں بھائی، جان تو ایک دن جانے کی چیز ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی جان دینے سے نہیں ڈرتا۔ اب اجازت دیں بھائی۔ سر پر پولیس کیپ جماتے ہوئے فاروق نے ستار بھائی سے کہا۔ پولیس کی وردی اس پر بہت سج رہی تھی اور وہ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا، البتہ جس بیچارے کی یہ یونیفارم تھی وہ اپنے ساتھیوں سمیت گودام کی ایک کوٹری میں بندھا پڑا تھا۔ ستار بھائی کے آدمیوں نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ کیا تھا کہ گاڑی سمیت پولیس والوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پولیس کی گشتی جیپ کو روک کر بڑی رازداری سے یہ اطلاع دی تھی کہ اس متروکہ گودام میں اس نے چند مسلمانوں کو کچھ سامان چھپاتے دیکھا ہے اور اسے یہ شک تھا کہ اس سامان میں اسلحہ بھی شامل ہے۔ اس اطلاع کو سن کر اس گشتی پارٹی کے انچارج نے فوری طور پر گودام کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اصولاً اسے ہیڈ کوارٹر کی اطلاع دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے اطلاع نہیں دی کہ امید تھی کچھ قیمتی مال بھی ہاتھ آ جائے گا اور وہ صرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹ کر فائدے میں رہے گا۔ ہیڈ کوارٹر اطلاع کرنے کی صورت میں سب کچھ وہاں پہنچانا پڑتا اور انہیں کوئی حصہ دیے بغیر اوپر والے سب کچھ ہڑپ جاتے۔ لالچ اور کریڈٹ لینے کے چکر میں انچارج اپنے ساتھیوں سمیت گودام میں جا پہنچا اور ستار بھائی کے آدمیوں نے ان لوگوں کو چھاپ لیا۔ اب وہ یونیفارم سے محروم ایک کوٹری میں اس طرح بندھے پڑے تھے کہ ان کی آنکھوں پر بھی پٹیاں بندھی تھیں اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ مالک کی امان میں جاؤ، تم نے نہ روکا ہوتا تو میں خود بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ ستار بھائی اس سے بغلگیر ہوا۔ آپ کا نہ چلنا ہی ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ جتنا تعاون کیا ہے اس کے لیے میں مرتے دم تک آپ کا شکر گزار رہوں گا، فاروق نے جواب دیا۔ وہ سچ مچ ستار بھائی کا بہت شکر گزار تھا، لیکن عملی طور پر اس لیے اسے اپنے پروگرام میں شریک نہیں کیا تھا کہ ایک تو وہ جانی پہچانی شخصیت تھا، فوراً نظر میں آ سکتا تھا۔ اس نے تو اپنا ساتھ دینے کے لیے بھی ان آدمیوں کا مطالبہ کیا تھا جو سامنے زیادہ نہ رہتے ہوں اور جنہیں ستار بھائی کے گروہ میں ہونے کے حوالے سے ہر ایک نہ پہچانتا ہو۔ شکریہ وکریہ کچھ نہیں، بس اب تم جاؤ اور اپنے مقصد میں کامیاب لوٹو۔ ستار بھائی فاروق کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اس سے الگ ہو گیا۔ فاروق اپنے ساتھیوں کے ساتھ گودام میں ہی کھڑی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ستار بھائی کا ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والی سیٹ خود فاروق نے سنبھال لی، جبکہ باقی 2 پیچھے بیٹھ گئے۔